वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th में वर्गीकी समवर्ग के बारे में। एक क्लास वर्गीकी समवर्ग हमने पहले पढ़ ली थी और उसमें हमने पढ़ा था कि 7 मुख्य वर्गीकी समूह हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो वर्गीकरण है उसमें 7 मुख्य या अनिवार्य वर्गीकी समूह हैं, या जिसे हम क्या कहेंगे, अनिवार्य वर्गीकी समूह हैं। वर्गीकी समूह हैं 7 अनिवार्य वर्गीकी समूह या कैटेगरीज है, संवर्ग है। और 7 अन्य वर्ग, जो कुछ अन्य वर्गीकी संवर्ग हमने पढ़े थे। तो ध्यान दीजिए, 7 मुख्य या अनिवार्य वर्गीकी संवर्ग है, जिस बारे में हमें ध्यान रखना है। कौन कौन से 7 हैं? तो उसमें हमने पढ़ा था सबसे बड़ा संवर्ग होगा वो किंगडम या जगत होता है। उसके बाद में हमने संघ या डिवीजन होगा। संघ या डिवीजन के बाद में वर्ग होती है या क्लास जिसे हम कहेंगे। वर्ग के बाद में आपको देखना है गण, और गण के बाद में हमें देखना है कुल, वंश और जाति। तो इस प्रकार से ये 7 वर्ग हमने पढ़े थे, जो कि आपको डिटेल से पढ़ने हैं, जो कि निम्न वर्ग से ऊपर की वर्ग की ओर, जो कि निम्न है या निम्न, वो जो कि हम पढ़ेंगे वो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जाति के बारे में। किससे कहते हैं जाति या स्पीसीज किससे कहेंगे? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जाति या स्पीसीज के बारे में। ध्यान दीजिए, जाति या स्पीसीज के बारे में आप ध्यान देंगे। किसे कहते हैं जाति? तो आपको ध्यान रखना है जीवों का ऐसा समूह जो अधिकांश मौलिक लक्षणों में समान होते हैं तथा अंतः प्रजननशील होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? जाति कहते हैं। तो आप क्या ध्यान देंगे कि जाति वर्गीकी की सबसे छोटी की मुख्य एवं सबसे छोटी इकाई है। मुख्य एवं किस प्रकार की इकाई है? सबसे छोटी इकाई है, हमें यह ध्यान रखना है। सबसे छोटी यूनिट है वह वर्गीकी कौन सी है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? जाति होती है। जाति होती है वो जीवों के वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई होती है। आप ध्यान दीजिए, जाति किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है जीवों का ऐसा समूह जो मौलिक आकारिकी लक्षणों या मौलिक लक्षणों में समान, मौलिक आकारिकी लक्षणों या बाह्य लक्षणों में, मौलिक लक्षणों में समान, यानी अधिकांश लक्षणों में कैसे होते हैं? समान होते हैं। समान एवं अंतः प्रजननशील हो, जाति कहलाता है। अंतः प्रजननशील हो, अंतः प्रजननशील हो, उसे हम क्या कहेंगे? जाति कहलाता है। तो ये इस प्रकार से हमें जाति के बारे में ध्यान रखना है। किसे कहते हैं जाति? तो जीवों का ऐसा समूह जो अधिकांश मौलिक लक्षणों के अंदर आपस में समान होते हैं तथा अंतः प्रजननशील होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? जाति कहते हैं। कुछ उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे कि आप उदाहरण ध्यान देंगे शेर का। तो शेर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? पैंथेरा लियो है। तो इस प्रकार से शेर का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? पैंथेरा लियो। तो पैंथेरा लियो ये क्या है? इसकी लियो जाति है, और पैंथेरा इसका क्या है? वंश है। ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आप आलू का ध्यान रखेंगे, तो आलू का जो नाम है, वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना सोलेनम ट्यूबेरोसम। सोलेनम ट्यूबेरोसम, तो सोलेनम ट्यूबेरोसम है, ये हमें ध्यान रखना है। किसका वानस्पतिक नाम है? तो आलू का है। इसी प्रकार से आप आलू के अतिरिक्त ध्यान रख सकते हैं, वह ध्यान रख सकते हैं जैसे और भी आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे आम हो गया, तो आम का आप ध्यान रख सकते हैं मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका। तो ये सारे आपको उदाहरण इस प्रकार से ध्यान रखना है। इसमें आप ध्यान देंगे तो लियो, ट्यूबेरोसम एवं इंडिका, ये सारी क्या है? जातियां हैं। तो आप ध्यान देंगे लियो, ट्यूबेरोसम एवं इंडिका क्या है? तो आपको ध्यान रखना है इंडिका जातियां हैं। तो ये इस प्रकार से स्पीसीज है, जातियां हैं, वो हमें ध्यान रखना है। एक जाति को दूसरी जाति से हम
विभिन्न प्रकार के लक्षणों की भिन्नता के आधार पर पृथक भी कर सकते हैं और एक जातियों के जीवों को समूह को भी हम अलग से पहचान सकते हैं। तो यह हमें ध्यान रखना क्या कहलाएगा, जाति कहलाता है। तो पहला आपको ध्यान रखना जाति, जाति वर्गीय के संवर्ग की मुख्य एवं सबसे छोटी इकाई है। जीवों का ऐसा समूह जो मौलिक लक्षणों में समान होता है उसे हम जाति कहते हैं। अब दूसरा, जाति के बाद में आपको ध्यान रखना है वंश, यानी समान लक्षणी जातियों का समूह होगा उसे हम क्या कहेंगे, वंश कहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है समान लक्षणों वाली जातियों का समूह, समान लक्षणों वाली जातियों का समूह, समान लक्षणों वाली जातियों का समूह, जातियों के समूह को एक ही वंश में रखा जाता है, एक ही वंश में रखा जाता है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि वंश किसे कहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार की जातियां जो लक्षणों में समान होती हैं, उन समान लक्षणों वाली जातियां होगी उनको एक वंश में रखा जाता है। जैसे कि आप ध्यान देंगे शेर, सीता और बाघ, शेर है, सीता और बाघ, ये तीनों समान लक्षण हैं और इन तीनों को हम किस में रखते हैं, तो आपको देखना पैंथेरा वंश के अंदर रखा जाता है। शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा, आपको ध्यान रखना भी लिखा है पैंथेरा लियो, तो पैंथेरा लियो हो गया। ये हमें ध्यान रखना है किसका वैज्ञानिक नाम हो गया, शेर का। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है सीता का क्या होगा, पैंथेरा पार्डस, ध्यान दीजिए पैंथेरा पार्डस, और पैंथेरा पार्डस किसका है, तो आपको ध्यान रखना सीता का है। बाघ का आप ध्यान देंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है पैंथेरा टिग्रिस। इन तीनों में आप देखते हैं तो इनका वंश क्या है, इन तीनों में पैंथेरा वंश है। तो इन तीनों में वंश है वो कौन सा है, पैंथेरा। समान लक्षणों वाली जातियां होगी उनको एक ही वंश में रखा जाता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। और भी आप ध्यान रख सकते हैं, कोई पादप का उदाहरण भी ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि आलू, टमाटर और बैंगन, आलू, टमाटर एवं बैंगन, आलू, टमाटर और बैंगन है, इन तीनों के भी वैज्ञानिक नाम आप देखेंगे। तो आलू का क्या है, तो आपको ध्यान रखना है आलू का वैज्ञानिक नाम होगा, वानस्पतिक नाम होगा सोलेनम ट्यूबेरोसम। ध्यान दीजिए क्या नाम होता है, सोलेनम ट्यूबेरोसम। तो इस प्रकार से सोलेनम ट्यूबेरोसम है वो किसका है, तो आपको ध्यान रखना है आलू का है। तो इसमें वंश कौन सा होगा, सोलेनम। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है टमाटर का वानस्पतिक नाम होता है सोलेनम लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम किसका वानस्पतिक नाम है, तो आपको ध्यान रखना है टमाटर का वानस्पतिक नाम है। और बैंगन का वानस्पतिक नाम क्या है, तो सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनम मेलोंजिना, मेलोंजिला, सोलेनम मेलोंजिला। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है ये किसका वानस्पतिक नाम हो गया, बैंगन का वानस्पतिक नाम हो गया। तो ये सारे आपको ध्यान रखना है। इन तीनों के अंदर वंश क्या है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इन तीनों के अंदर वंश है वह सोलेनम है। तो ये इस प्रकार से आपको क्या ध्यान रखना है कि जो समान लक्षणों वाली जातियां होती है उन समान लक्षणों वाली जातियों के समूह को हम किस नाम से जानते हैं, वंश, या जिसे हम क्या कहेंगे, जीनस कहा जाता है। तो वंश या जीनस होगा, किसे कहेंगे, समान लक्षण वाली जातियों के समूह को हम क्या कहते हैं, वंश कहते हैं। वंश के बाद में अगला हमें ध्यान रखना है, वंश के बाद में कौन सा आ जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है वंश के बाद में आता है वह आपको ध्यान रखना है कुल या फैमिली, कुल या कौन सा ध्यान रखना, आपको फैमिली ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे। मैंने 7 कैटेगरी बताई थी, आपको याद होगी, नहीं तो एक बार वापस बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है संघ, बताया था संघ। संघ के बाद में कौन सा होगा, तो आपको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जगत, जगत के बाद में दूसरा आपको कौन सा ध्यान रखना है, संघ। तीसरा कौन सा ध्यान रखना है, संघ के बाद में तो आप ध्यान देंगे वर्ग या क्लास कहेंगे। चौथा आपको कौन सा ध्यान रखना है, गण। पांचवा आपको कौन सा ध्यान रखना है, गण के बाद में तो आप ध्यान देंगे कुल। और छठा कौन सा ध्यान रखना है, वंश। और सातवां कौन सा ध्यान रखना है, जाति। ये 7 कैटेगरी बताई थी।
हमने जाति पढ़ लिया, वंश तीसरा कौन सा हो जाएगा, कुल होता है, ये हमें ध्यान रखना है। कुल में आपको क्या ध्यान रखना है, समान लक्षणों वाले वंश मिलकर के कुल का निर्माण करते हैं। तो आप क्या ध्यान देंगे, समान लक्षणों वाले कुलों के समूह को, समान लक्षणों वाले वंशों के समूह को हम क्या कहते हैं, समूह को एक ही कुल में रखा जाता है, एक ही कुल में रखा जाता है। तो ये इस प्रकार से ध्यान रखना है। जैसे कि आप ध्यान देंगे पौधों के वंश, जैसे आप देखेंगे कि कुछ उदाहरण ध्यान रख सकते हैं। जैसे आप ध्यान देंगे पौधों के 3 वंश आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने एक वंश पढ़ा है अभी सोलेनम, ये सोलेनम वंश है, ये आपको ध्यान रखना है, सोलेनेसी कुल का सदस्य है। इसी प्रकार से पिटूनिया वंश है, वह भी आपको ध्यान रखना है, किसका सदस्य है, सोलेनेसी कुल का सदस्य है। एवं धतूरा तीनों एक ही कुल सोलेनेसी में रखे गए हैं। एक ही कुल कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है, एक ही कुल में रखे गए हैं, उस कुल का नाम है सोलेनेसी। तो इस प्रकार से सोलेनेसी कुल में रखा गया है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, तो आप कुल के बारे में ध्यान रखेंगे कि समान लक्षणों वाले वंशों के समूह को एक ही कुल में रखा जाता है, एक कुल कहा जाता है। जैसे कि पौधों के वंश सोलेनम, पिटूनिया एवं धतूरा को एक ही कुल सोलेनेसी में रखा गया है। ऐसा ही आप ध्यान रख सकते हैं किसके अंदर, तो आपको ध्यान रखना है जंतुओं के अंदर भी ध्यान रख सकते हैं। जंतुओं में आप ध्यान देंगे तो जंतुओं में आप वंश ध्यान रखेंगे, कौन कौन से वंश ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि पैंथेरा वंश है, पैंथेरा वंश में जिसमें शेर, चीता आदि आते हैं, तथा आप ध्यान देंगे पैंथेरा वंश में शेर, चीता इत्यादि आते हैं। तथा फेलिस वंश होता है, उस फेलिस वंश के अंदर, फेलिस वंश में क्या आते हैं, बिल्ली वगैरह आते हैं, बिल्ली। तो इस प्रकार से बिल्ली का वंश है वो फेलिस वंश को एक ही कुल में रखा गया, एक ही कुल फेलिडी में रखा गया है, इनके लक्षण समान है, इस कारण से इसको किस में रखा गया है, फेलिडी में रखा गया है। तो इसका कुल कौन सा हो जाएगा, फेलिडी कुल है। तो ये अभी आप ध्यान रख सकते हैं कि जंतुओं वंश पैंथेरा एवं फेलिस वंश होता है। पैंथेरा में तो शेर, चीता इत्यादि, बाघ इत्यादि आते हैं, जबकि फेलिस वंश के अंदर बिल्ली आती है, को एक ही कुल फेलिडी में रखा गया है। और आप ध्यान देंगे कुत्ते वगैरह होते हैं, थोड़े से इनके मांसाहारी होते हैं, समान होते हैं, परंतु आपको अधिक समानता नहीं है, जो कि इससे भिन्न कुल में रखा गया। जबकि कुत्ते वगैरह होते हैं जो कि किसको रखा गया है, जबकि कुत्तों को कुल कैनेडी में रखा गया है। भिन्न होने के कारण से कुल कौन से रखा गया है, कुल कैनेडी में रखा गया है। तो इनको कुल कैनेडी में रखा गया है, ये हमें ध्यान रखना है। तो थोड़ी सी इनमें क्या है, भिन्नता है। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, कुल कहलाएगा। तीसरी कैटेगरी, चौथी कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है कुल के बाद में, वो कौन सी ध्यान रख सकते हैं कुल के बाद में, गण। तो आप ध्यान देंगे गण में आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आप ध्यान देंगे कि संबंधित कुलों को एक गण में रखा जाता है। तो आप ध्यान देंगे एक या एक से अधिक समान कुलों को, एक या एक से अधिक समान कुलों को एक गण में रखा जाता है, कुलों को एक गण में रखा जाता है, एक गण में रखा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, एक गण में रखा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। आप ध्यान देंगे यहाँ पर उदाहरण, एक कुल हमने पढ़ाया अभी कौन सा, तो आपको ध्यान का कुल है वो कौन सा है, फेलिस कुल में कौन कौन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है फेलिस कुल के अंदर, जो फेलिस है इस कुल के अंदर क्या आते हैं, शेर आते हैं, सीता आते हैं, बिल्ली आती है, शेर, सीता और बिल्ली इत्यादि इसमें आते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। दूसरा हमें देखा है कौन सा, कैनेडी, और कैनेडी जो कुल है उस कुल के अंदर क्या आते हैं, तो आपको देखा बिल्ली आती है, लोमड़ी आती हैं, बिल्ली और लोमड़ी इसके अंतर्गत आते हैं, तो बिल्ली और लोमड़ी इसके अंतर्गत आते हैं। इन दोनों को आपको ध्यान रखना एक ही गण में रखा गया है,
और गण कौन सा है, इन दोनों को एक ही गण में रखा गया है और गण का नाम है कॉर्निवोरा। कौन सा गण में रखा गया है, कॉर्निवोरा गण में रखा गया। तो कार्निवोरा गण है उसमें रखा गया, क्योंकि ये दोनों और जो कुल है उनके सदस्य है वह आपको ध्यान रखना है मांसाहारी होते हैं, और मांसाहारी होने के कारण से इनको एक ही गण कॉर्निवोरा में रखा गया है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि समान लक्षणों वाले कुलों के समूह को हम एक गण के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि कुल फेलिस के में शेर, चीता, बिल्ली इत्यादि आते हैं, तथा कुल कैनेडी में कुल कैनेडी में आप ध्यान देंगे तो लोमड़ी आती हैं या कुत्ता आता है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, कुत्ता, लोमड़ी और कौन आते हैं, कुत्ता आते हैं। और कुत्ता और लोमड़ी होंगे वो ये भी मांसाहारी है, और शेर, चीता, बिल्ली भी कैसे मांसाहारी है। इस कारण से मांसाहारी होने के कारण से इनको किस गण में रखा गया है, कार्निवोरा गण के अंदर रखा गया है। तो इसी प्रकार से आप ध्यान देंगे कि सोलनेसी कुल है और आपको ध्यान रखना है कॉन्वोवुलेसी कुल है। इन दोनों कुलों को एक साथ एक गण में रखा गया है, पोलिसोनियल्स गण के अंतर्गत रखा गया है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। पादपों का एक उदाहरण, जैसे कौन सा कुल है, सोलेनेसी, और दूसरा कुल कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है सोलेनेसी, एवं दूसरा कुल आपको ध्यान रखना है कॉन्वोव्यूलेसी। कॉन्वोव्यूलेसी और सोलेनेसी जो कुल है, इन दोनों कुलों को एक साथ रखा गया है, और किस में रखा गया है, तो आपको ध्यान रखना है पोलिसोनियल्स गण में रखा गया है। तो इस प्रकार से इनमें पुष्पीय लक्षण समान होने के कारण से एक ही गण में रखा गया है, जिसे हम पोलिसोनियल्स गण कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। पांचवी कैटेगरी, और वो कौन सी ध्यान रखनी है, गण के बारे में ध्यान रखना है। तो एक या एक से अधिक समान लकुलों को एक गण में रखा जाता है। गण के बाद में अगला कौन सा ध्यान रखना है, वर्ग या क्लास। वर्ग या जैसे हम क्या कहेंगे, क्लास कहते हैं। तो वर्ग या क्लास के बारे में आपको ध्यान रखना है। किसे कहेंगे वर्ग या क्लास, तो आपको देखना है समान गणों को एक वर्ग में रखा जाता है। समान लक्षणों वाले कुलों को, समान लक्षणों वाले गणों को एक वर्ग में रखा जाता है, एक संवर्ग में रखा जाता है। तो यह हमें ध्यान रखना है, किसके बारे में, वर्ग के बारे में, एक वर्ग में रखा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये इस प्रकार से आपको देखना है। गण कॉर्निवोरा है, तो ये हमें ध्यान रखना है किसके अंतर्गत रखा गया है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए इसका वर्ग कौन सा होगा, तो वर्ग में आप ध्यान देंगे कि कौन सा वर्ग होगा, तो ये जैसे कॉर्निवोरा गण है, इस कॉर्निवोरा गण में कौन कौन आते हैं, फेलिस, कैनेडी इत्यादि आते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जैसे मनुष्य है, वो मनुष्य किस में आता है, तो आपको ध्यान रखना है वह भी प्राइमेट्स गण के अंतर्गत आता है। प्राइमेट गण और कॉर्निवोरा गण, इन दोनों को किस में रखा गया, मैमेलिया वर्ग के अंतर्गत रखा गया। तो आप ध्यान देंगे कि एक गण का नाम है प्राइमेट गण। कौन सा गण हो जाएगा, प्राइमेट गण। और कौन सा गण है, कॉर्निवोरा गण है। ये कॉर्निवोरा गण है। प्राइमेट्स गण है, उसमें कौन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसमें मनुष्य आएगा, और आपको ध्यान रखना है बंदर आता है, गोरिल्ला आता है, गिबॉन आता है, गोरिल्ला, गिबॉन, बंदर इत्यादि आते हैं। कॉर्निवोरा गण के अंदर क्या आते हैं, शेर आता है, चीता आता है, बिल्ली, कुत्ता, शेर, चीता, बिल्ली, कुत्ता इत्यादि आते हैं, ये सारे इसमें आते हैं। तो इन सभी को एक साथ रखा गया, और कौन से वर्ग में रखा गया है, तो आपको ध्यान रखना है इन सभी को एक वर्ग में रखा गया, जिसका नाम है मैमेलिया वर्ग। कौन सा वर्ग, ध्यान रखना है मैमेलिया वर्ग। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है मैमेलिया वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो इन सभी को किस में रखा गया है, मैमेलिया वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो ये समान लक्षणों वाले जो गण होंगे, उन गणों को एक संवर्ग के अंतर्गत, एक वर्ग के अंतर्गत, एक क्लास के अंतर्गत रखा जाता है। मैमेलिया हमारी क्लास है। हमारी क्लास में हमारे साथ मनुष्य के साथ में बंदर, गोरिल्ला, गिबॉन, शेर, चीता, बिल्ली, गाय, भैंस वगैरह सारे जंतु आते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है जो स्तनधारी है उन जीवों को इसमें रखा गया, जिनमें स्तन ग्रंथियां बाह्य संरचना के रूप में पाई जाती है, तथा आपको ध्यान रखना है जिसमें शरीर पर
रोम उपस्थित होते हैं, इस प्रकार के जीवों को हम मैमलिया वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। तो ये मैमलिया वर्ग हो गया, वह इस प्रकार से जीवों का समूह हो जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में हम ध्यान देंगे और अगली कैटेगरी, और अगली कैटेगरी कौन सी हमें ध्यान रखनी है, तो नेक्स्ट कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है वो हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, छठी, संघ या डिवीजन। संघ या कौन सी हो जाएगी, डिवीजन होती है। तो संघ या कौन सी आपको ध्यान रखनी है, डिवीजन। संघ या जिसे हम क्या कहेंगे, डिवीजन कहेंगे। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। संघ या डिवीजन में आप क्या ध्यान देंगे, इस प्रकार के जीवों का समूह, इस प्रकार के जीवों का समूह जो आपको ध्यान रखना है समान लक्षणों वाले होते हैं, जिनको एक संघ में रखा जाता है। आप ध्यान देंगे कि समान वर्ग ऐसे होते हैं जो कि अधिकांश लक्षणों में कैसे हो, समान हो, उसे हम किस में रखेंगे, एक संघ में। तो आपको ध्यान रखना है समान वर्गों के जीवों को, समान लक्षणों वाले वर्गों के जीवों को, समान लक्षणों वाले वर्गों के जीवों को एक संघ के अंतर्गत रखा जाता है, संघ के अंतर्गत रखा जाता है, संघ के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, इस प्रकार के जीवों का समूह जो कि समान वर्गों वाला हो, जिसमें वर्ग हो उनके लक्षण समान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, संघ कहा जाता है। जंतुओं के अंदर, पादपों के अंदर इसके लिए किसका उपयोग करेंगे, पादपों के लिए हम इसके स्थान पर किसका उपयोग करेंगे, तो आपको ध्यान रखना डिविजन्स या प्रभाग का उपयोग करते हैं। डिवीजन या किसका उपयोग करेंगे, प्रभाग का। जबकि जंतुओं के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो संघ का उपयोग किया जाता है, यह हमें ध्यान रखना है। आप उदाहरण ध्यान देंगे कि जैसे कि जो ये प्राइमेट्स गण हैं, कॉर्निवोरा गण हैं, ये सभी तो किस में आते हैं, मैमेलिया वर्ग में। इसी प्रकार से आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है जैसे कि जो वर्ग है उसमें आप देखेंगे कि जो पिसीज वर्ग है, मछली वर्ग है, पिसीज वर्ग। इसी प्रकार से मछली के बाद में आप ध्यान देंगे कि एम्फीबिया वर्ग है, जिसमें मेढक वगैरह आते हैं, एम्फीबिया। इसी प्रकार से उसके बाद में आपको ध्यान रखना है रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप वर्ग में आते हैं, सरीसृप या रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद में पक्षी होते हैं, वो सारे किस में आते हैं, एवीज में, एवं मैमेलिया, जिसमें हम मनुष्य वगैरह आते हैं, जिसमें स्तनधारी होते हैं, वो मैमेलिया के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, मैमेलिया। सभी वर्गों में समानताएं क्या क्या है, तो आपको ध्यान रखना सभी वर्गों में एक तो पृष्ठ रज्जु उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है, पृष्ठ रज्जु। एवं आपको ध्यान रखना है खोखली तंत्रिका रज्जु होता है, खोखला तंत्रिका रज्जु उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, खोखला तंत्रिका रज्जु उपस्थित होने के कारण, खोखला तंत्रिका रज्जु उपस्थित होने के कारण इन्हें एक ही संघ में रखा गया है, एक ही संघ। और कौन सा संघ में रखा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कॉर्डेटा संघ में रखा गया है, संघ कॉर्डेटा में रखा गया है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, इस अगली कैटेगरी के बारे में, संघ के बारे में। समान लक्षणों वाले वर्गों को एक संघ के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे पादपों के लिए पीसीज, जंतुओं के लिए पीसीज, एम्फीबिया, सरीसृप, एवीज और मैमेलिया, सभी वर्गों में पृष्ठ रज्जु एवं खोखले तंत्रिका रज्जु उपस्थित होने के कारण से इन्हें एक ही संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत रखा गया है। तो ये कॉर्डेटा संघ में रखे गए हैं, यह हमें ध्यान रखना है जीवों के समूह को, क्योंकि इसमें लक्षण, अधिकांश लक्षण कैसे हैं, समान प्रकार के होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अगला और लास्ट कैटेगरी हमें ध्यान रखनी है, सातवीं, और वो कौन सी ध्यान रखनी है, जगत। यह सबसे उच्चतम संवर्ग है, यह सबसे उच्चतम संवर्ग है, यह सबसे उच्चतम वर्गीकृत का संवर्ग है, वो कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है जगत है, यह हमें ध्यान रखना है। उच्चतम संवर्ग है जिसमें आपको ध्यान रखना है पादप जगत और जंतु जगत के रूप में। पादपों को सभी को किस में रखा गया है, पादप जगत में रखा गया है। जबकि आपको ध्यान रखना है सभी जंतुओं को किस में रखा गया है, जंतु जगत के अंतर्गत रखा गया है। तो सभी पादपों को पादप जगत के अंतर्गत तथा सभी जंतुओं को जंतु जगत के अंतर्गत रखा गया है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है सातों कैटेगरी जो कि
वर्गीकी के अंतर्गत शामिल है। उसमें आपको पहली कैटेगरी ध्यान रखनी, जाति, जो सबसे छोटी इकाई होती है, और इस प्रकार के जीवों का समूह जो अधिकांश लक्षणों में कैसे होते हैं, समान होते हैं। दूसरा वंश, समान लक्षण वाली जातियों के समूह को एक ही वंश में रखा जाता है। जैसे शेर, सीता और बाघ है, इनको पैंथेरा वंश में रखा गया है। आलू, टमाटर और बैंगन है, इनको सोलेनम वंश के अंतर्गत रखा गया है। फिर कुल समान लक्षणों वाले वंशों के समूह को एक कुल में रखा जाता है। जैसे आप उदाहरण ध्यान देंगे, पैंथेरा जो कि एक वंश है और फेलिस एक वंश है, दोनों को एक कुल में रखा गया, फेलिडी कुल में रखा गया, जो कि कैनेडी कुल से अलग है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में एक या एक से अधिक समान कुल होते हैं, उनको एक गण में रखा जाता है। जैसे फेलिस है, उसको भी कार्निवोरा गण के अंतर्गत रखा गया है, जबकि कैनेडी उसको भी कार्निवोरा गण के अंतर्गत रखा गया है। इसी प्रकार सोलनेसी और कॉन्वोवुलेसी कुल है, इन दोनों कुलों को सोनियल्स गण में, पॉलीसोनियल्स गण के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इनमें पुष्पीय लक्षण कैसे समान प्रकार के हैं। फिर उसके बाद वर्ग, समान लक्षणों वाले गणों को एक वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे प्राइमेट गण है, उसके अंदर मनुष्य, बंदर, गोरिल्ला, गिबॉन इत्यादि आते हैं। कॉर्निवोरा गण के अंतर्गत शेर, सीता, बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया इत्यादि आते हैं। इन सभी को एक वर्ग मैमेलिया के अंतर्गत रखा गया है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है संघ या डिवीजन, समान लक्षणों वाले वर्गों के जीवों का एक संघ के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे पीसीज, एम्फीबिया, सरीसृप, एवीज और मैमेलिया होते हैं, उनमें पृष्ठरज्जु एवं जो खोखली जो नर होती है वो उपस्थित होती है। इस कारण से इसे हम किस में रखते हैं, कॉर्डेटर संघ में रखा जाता है। फिर जगत, ये सबसे उच्चतम संवर्ग है, पादप और जंतु जगत के रूप में जीवों को वर्गीकृत किया गया है। इसी के साथ में आपका वर्गीकृत संवर्ग है ये कंप्लीट होता है। अब मैं आपको जो पहले पिछली क्लास में पढ़ा चुका था वो वापस से दे रहा हूँ, वो सारे आपको जीवों के वर्गीकरण भी लिखने हैं। यानी चारों जीवों के वर्गीकरण मैंने आपको जो बताए थे, उन चारों के आपको वर्गीकरण ध्यान रखना है। सबसे पहले मनुष्य का आपको मैंने वर्गीकरण बताया था, उनका वर्गीकरण भी आपको अपनी कॉपी में खुद बिना देखे हुए लिखना है। फिर उसके बाद में मैंने आपको जो घरेलू मक्खी होती है उसका बताया था, तो उनका भी आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। फिर उसके बाद में अगला मैंने आपको बताया था वो कौन सा ध्यान रखना है, आम का और गेहूं का। तो इन सभी के मैंने ट्रिक के साथ में आपको बताते हैं। सातों वर्गीकरण समूह और चार जो वर्गीकरण है जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो आपको डिटेल से याद रखने हैं। इससे बाहर आपका कोई कॉम्पिटिशन का एग्जाम का सवाल नहीं जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपका वर्गीकरण संवर्ग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे वर्गीकरण सहायक साधन। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।